रिया के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने टैलेंट मैनेजर जया साहा और श्रुति मोदी को समन भेजा। मुंबई हाईकोर्ट पहुंचने की तैयारी में रिया। योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग पर भाई ने लगाया संपत्ति कब्जाने का आरोप। पीएमओ की शिकायत। अतुल गर्ग की सफाई प्रॉपर्टी को लेकर उनका कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना के मरीजों की संख्या 50,20,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 90,123 नए मामले। गटर वाले बयान पर जया के समर्थन में आई शिवसेना। सामना में लिखा, सच बोलती है जया, बॉलीवुड को बदनाम करने की हो रही है साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में समूह ख और ग की सरकारी नौकरी की शुरुआत में अब 5 वर्ष की संविदा के सरकार के प्रस्ताव पर अब सूबे की सियासत में हलचल मच गई है। बेरोजगारी का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, हो हंगामा हो रहा है। और इन सब के बीच इस नए मुद्दे ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार दे दिया और विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को अब युवा विरोधी करार दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में कहा है कि जनता योगी सरकार को सबक सिखाएगी। तो कांग्रेस के महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने दो टूक कहा है कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। हालांकि राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं और उसी प्रक्रिया में यह विचार चल रहा था। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, यानी हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। विचार होते रहते हैं और जब निर्णय लिया जाएगा तो वो जनहित में होगा, युवाओं का हित देखते होगा, राज्य का हित देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो सरकार का प्रस्ताव क्या है जिस पर विचार किया जा रहा है और जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल सरकार जिस नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है उसके मुताबिक सरकारी नौकरी के पहले 5 साल कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार का यह कहना है कि पहले 5 साल नियुक्त जो कर्मचारी होंगे संविदा के आधार पर वो काम करेंगे और सरकारी तंत्र में सुधार के लिए यह व्यवस्था लाई गई है जिसके तहत हर 6 महीने पर उनका असिस्टेंट किया जाएगा और इस असिस्टेंट में एक परीक्षा होगी और जिसमें न्यूनतम 60% अंक पाना होगा और 60% से अंक जो कम पाएंगे 5 साल बाद उनको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, यानी उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। नए प्रस्ताव के मुताबिक संविदा की 5 वर्षों की नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को किसी भी तरह की सर्विस बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। सिर्फ सरकारी कार्य के लिए अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो यात्रा और उससे संबंधित उनको भत्ते दिए जाएंगे, सिर्फ जब कहीं भेजा जाएगा तब। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में सरकारी सेवाओं में समूह ख के लगभग 58,859 और समूह ग के लगभग 8,17,613 पद अभी भी खाली हैं। और सरकार का तर्क यह है कि नई व्यवस्था होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नेंस और मजबूत होगा जिसका लाभ आम लोगों को होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकारी कर्मचारियों को सुधारने के लिए सरकार का यह प्रस्ताव कितना कारगर होगा। अगर जो अभी विचार किया जा रहा है अगर इसको आगे वो लाते हैं प्रस्ताव को तो कितना कारगर होगा। क्या सरकारी बाबुओं की कामचोरी और घूसखोरी की सजा आने वाली जो नई पीढ़ी के यानी जो नए कर्मचारी हैं उनको मिलेगी। जब सरकारी नौकरी की मारामारी है और ऊपर से अगर किसी ने पास करके परीक्षा सरकारी नौकरी पा ली तो 5 साल की संविदा पर सरकारी नौकरी को क्यों रखा जाएगा, ये कितना उचित है। क्या हर साल 60% अंक पाने के नाम पर इन कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा, क्योंकि देखा गया है कि सरकारी तंत्र में जो सीनियर अधिकारी हैं वो जूनियर्स का शोषण करते हैं और ऐसे में जब उनको हर साल हर छमाही परीक्षा में 60% अंक पाना होगा और उनका मूल्यांकन वही के जो कर्मचारी होंगे सीनियर वो करेंगे तो ऐसे में फिर अपने चहेतों को मौका दिया जाएगा, जो चहेते नहीं होंगे उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये एक खतरा है। और सवाल ये भी है कि 5 साल तक जिन्होंने संविदा पे नौकरी की और 60% अंक नहीं ला पाए तो उनका भविष्य क्या होगा, उनका अब उनके पास क्या विकल्प होगा। क्योंकि मान लीजिए जिसकी उम्र 35 साल है
और 35 साल के उम्र के अपने जो भी आखिरी पड़ाव में उन्होंने नौकरी पाई जैसे तैसे, और 5 साल बाद यानी उनकी उम्र 40 साल जब हो जाएगी तो उनके पास क्या विकल्प होगा, इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे पहले करवा दें। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक समीक्षक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली जी हैं। शौकत भाई, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अरुण चौबे जी, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। भाई, इस तरह के प्रस्ताव पे आप लोग विचार कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र में जो कहा जाता है कि भाई सरकारी जो बाबू है वो काम चोरी और घूसखोरी में लगे रहते हैं, एक तंत्र काफी बदनाम रहता है, और आप लोग सुनने में आ रहा है कि ऐसा प्रस्ताव ला रहे हो कि भाई इसमें सुधार लाने के लिए कि पहले 5 साल के जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे उनको संविदा पर रख दिया जाएगा, इसके बाद उनकी नौकरी पक्की होगी। तो क्या ये पूरी प्लानिंग है आपकी? जरा इसको समझाएं, क्योंकि इसको लेकर काफी हो हल्ला है, काफी कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले हम एक स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था अगर आती है, हाँ, तो इसका उद्देश्य जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करना होगा, क्योंकि सरकार की जनता के प्रति और सरकारी कर्मचारियों की भी, आम लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उनके प्रत्येक व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी का जनता के प्रति उसके कार्य के आधार पर सतत मूल्यांकन होना चाहिए, हाँ, जिससे कि कार्य में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, कार्य में जो उत्तरोत्तर प्रगति और सुधार की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। प्रत्येक व्यवस्था में सतत मूल्यांकन के माध्यम से हम जो है एक सड़े हुए दुर्व्यवस्था को नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि निरंतर जो है, हाँ, सुधारवादी व्यवस्था की तरफ अग्रसर होते हैं, जिससे कि जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेही होती है, अच्छा, उसमें सुधार आता है और जनता को किसी कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ता है। और हाँ, इसके बाद इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भारतीय संसदीय प्रणाली है, जिसमें कि प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव के माध्यम से जनता जो है, सरकार जो सत्ता में रहती है, उनके कार्यों के आधार पर, उनके कार्यों के परिणाम, अरे सर देखिए, वो तो राजनीति की बात हो गई, वो तो राजनीति की बात हो गई। मान लीजिए मेरी उम्र 35 साल है और उसके बाद फिर मुझे ऐसी परीक्षाओं में बैठने का राइट नहीं है, और 5 साल तो मैंने जैसे तैसे मेहनत किया, तैयारी किया, नौकरी लगी, और 5 साल बाद मान लीजिए किसी कारणवश मैं 60% अंक नहीं पाता, तो मैं तो 40 साल की उम्र में बाहर हो जाऊंगा नौकरी से। फिर मेरे पास क्या विकल्प होगा? भाई, आप तो राजनीति वाले हैं, आप तो 70, 80 साल, 90 साल तक चुनाव लड़ते रह जाएंगे, लेकिन 40 साल के बाद वो तो परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उनके पास क्या विकल्प होगा फिर? देखिए अंजनी जी, जो विषय है वो स्पष्ट ये हो जाना चाहिए कि इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए जो कि कार्य करता हो, हाँ, किसी भी इस तरह की सुधारवादी व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है, जनता को लाभ पहुंचाना होता है। और इसमें डरने की अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो, हाँ, अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो उनमें सिर्फ उन लोगों को डरने की जरूरत होगी जो कि कामचोर होंगे, जो कि वेतन तो लेते हैं लेकिन वेतन के बदले कार्य नहीं करते हैं, हाँ, जिनका कि जिस उद्देश्य से सरकार ऐसे लोगों को रोजगार देती है, नियुक्त करती है कि जनता के कार्यों को करे, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, बल्कि जो उनके द्वारा उनके लिए जो निर्धारित कार्य होता है उसके अतिरिक्त 3-5 का कार्य करते हैं। तो उनको डरने की जरूरत है। बाकी जिनकी उम्र हो गई है या किसी भी तरह की, उनको किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आदमी कार्य करेगा उसको हमेशा जो है इनाम मिलता है और कार्य न करने वाले को दंड मिलता है। तो इस तरह की अगर कोई व्यवस्था लागू होती है तो पूरे देश को, पूरे प्रदेश को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, हाँ, और निजीकरण की जो प्रक्रिया बढ़ रही है, हाँ, पूरे दुनिया में उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि निजीकरण किस लिए होता है? निजीकरण इसलिए होता है कि सरकारी कर्मचारी जब काम नहीं करते हैं, चाहे शिक्षा विभाग देख लीजिए, बैंकिंग व्यवस्था देख लीजिए या अन्य सेक्टर देख लीजिए, लंबी लंबी लाइन होती है, कागज लोगों के मुंह पे फेंक दिया जाता है, अखबारों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से बार बार देखने को मिलता है। तो इस प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और कार्य में निरंतर सुधार होगा, हाँ, कार्य कम समय में अधिक कार्य होंगे, जिससे कि आम जनता को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। और इसमें बेवजह बेजा वही लोग बवाल मचाए हुए हैं, हाँ, जो कि एक्चुअल में भ्रष्टाचार के पोषक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। अब राजनीति बाद में करेंगे सर, अभी हम इसको क्लियर कर रहे थे। राजनीति करेंगे तो फिर शौकत भाई भी हथियार लेके बैठे हैं। अब हम थोड़ा मुद्दे पे चर्चा कर लें। शौकत जी, जैसे कि शौकत भाई का सबका स्वागत है इसमें। जी शौकत भाई, देखिए अभी जो बात सामने आ रही है, उन्होंने तो बड़े इसके पॉजिटिव पॉइंट गिना दिए, और ये माना जा रहा है कि सरकारी जो बाबू हैं, आप भी दफ्तर में चले जाएं तो बड़े आसानी से काम होना नहीं है। जो 1 घंटे के काम है वो 1 हफ्ते के लिए आपको दौड़ना पड़ता है। कामचोरी और घूसखोरी की मिसाल बन गए हैं ऐसे सरकारी तंत्र के जो बाबू हैं। तो अभी माना जाए कि जो ये प्रस्ताव ऐसा सरकार सोच रही है, हालांकि प्रस्ताव आया नहीं है, आर के तिवारी साहब जो मुख्य सचिव, उन्होंने साफ साफ कर दिया है
कि सरकार ऐसे तमाम सुधारात्मक विचार करती है, लेकिन अभी कोई ऐसा प्रस्ताव आया नहीं है। लेकिन उसके पहले ही आप लोग तमाम सड़कों पर उतर गए, हल्ला कर रहे हैं, और आपके अध्यक्ष भी कहते हैं कि भाई ये सरकार युवा विरोधी है, 2022 में सबक सिखा देगी। तो जो अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, इस तरह का विचार किया जा रहा है, और उसके वो क्या सोच के किया जा रहा है उसके बारे में अरुण जी ने आपको बताया कि इससे जो सरकारी बाबू तंत्र है उसमें सुधार आएगा। नहीं भाई जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में बताया कि सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हुए होते हैं वो काम नहीं करते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा शौकत भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप अपनी बात को दोहरा लीजिएगा दोबारा, मैं आराम से सुन रहा था, आप भी मेरी बात को सुन लीजिए। जी, जिस तरह आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकारी तंत्र के लोग काम नहीं करते, उनके मुंह पे पेपर फेंक दिया जाता है, लंबी लंबी कतारें रहती हैं, लंबी लंबी लाइन लगा रहती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, हाँ। सरकारी तंत्र को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप लोगों की होती है, ना कि किसी प्राइवेट सेक्टर वाले की होती है। और प्राइवेट सेक्टर की स्थिति ये होती है कि आप लाइन तो छोड़िए, वहां किसी शिकायत भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर की ये स्थिति होती है। और जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनसे उनका दर्द आप जानते हैं। जब मन में आया आप नौकरी पर रखिए, जब मन में आया आप निकाल दीजिए। ये होती है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी। मान लीजिए आपने गलती नहीं भी की, मेरा मूड नहीं है, मेरी तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है, निकाल दिया जाएगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। इसीलिए आदमी लालच में रहता है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, जिम्मेदारी से देश में अपनी भूमिका निभाएंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे। आप उन पे सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। साहब, आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी हम उन सरकारी कर्मचारियों की घृणा की नजर से देख रहे हैं, संदेह की नजर से देख रहे हैं। देखिए शौकत जी अभी आप शौकत जी अभी आप देखिए, ये तो एक उदाहरण है। आपने भी ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा, सरकार किसी की रही हो। अभी आप किसी भी सरकारी बाबू के दफ्तर में चले जाइए, आप छोटा सा अगर आपको डीएल बनवाना होगा तो वहां पर भी बिना घूस दिए और बिना जो है, आप जब जाएंगे ना 10 बजे दफ्तर खुलता है तो बाबू लोग 11 बजे अपनी सीट पे बैठते हैं, 12 बजे वो लंच करने चले जाएंगे, आएंगे 2 बजे। तो ये जो देखिए अक्सर दफ्तरों में ये प्रक्रिया देखी गई है। शौकत भाई, मेरी बात सुन लीजिए, अक्सर सरकारी दफ्तरों में, सर सुन लीजिए, एक बार सवाल सुन लीजिए, फिर आपको बोलने में अच्छा लगेगा। अक्सर सरकारी दफ्तरों में ये प्रक्रिया देखी गई है कि भाई लंच का टाइम 2 बजे होता है, लेकिन लोग 12-1 बजे लंच पे चले जाएंगे, आते हैं 3 बजे, और फिर 1 घंटे काम करने के बाद 4 बजे वो लोग निकल जाते हैं। और इस तरह के हालात का सामना हमने भी खुद किया है, आपने भी किया होगा। हालांकि अभी आप विपक्ष में हैं तो आप कहेंगे कि ऐसा मैंने नहीं किया। तो ऐसे जो बाबू हैं उनको सुधारने की एक तरकीब ये लाई जा रही थी। तो अब इसमें आप बोलिए कि अब ये जो अगर सरकार विचार कर रही है तो इसमें कितना उचित है, कितना अनुचित है? अंजनी भाई, हम इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आप वो हराम को क्षमा चाहूंगा कि बदतमीजी करते हैं, बैठे रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं उन लोग। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं जो ये प्रक्रिया ला रहे हैं 5 वर्ष तक संविदा की नौकरी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, तो जो व्यक्ति 5 वर्ष तक नौकरी करेगा, और मान लीजिए इसी बीच हमारी किसी कर्मचारी से नहीं बनी या किसी कारण मन मुटाव हो गया, वो कर्मचारी 2 शब्द लिखकर चला जाएगा, आपके कैरेक्टर पे 2 शब्द लिख देगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। आप बताइए ना, नहीं वो कैसे एक्सप्लेन करेगा अपनी बेगुनाही को, कैसे एक्सप्लेन करेगा अपनी बेगुनाही? आप लोगों का सुन लीजिए, आपके मैनिफेस्टो में था साहब कि हम हर साल 1 लाख नौकरी देंगे। कितने वर्ष हो गए आपकी सरकार के, कितनी नौकरियां दे दी? नौकरियां दी नहीं, लेकिन उनको बेरोजगारी के कगार पे जरूर लाके खड़ा कर दिया। इतनी स्थिति खराब हो गई कि रोजगार पाने के युवा सड़कों पे हैं आज। लोक सेवा आयोग को बेच दिए थे सर आपकी सरकार, सीधा का सीधा लोक सेवा आयोग को बेच दी थी। जो लेखपाल की भर्ती बेच दी थी, शिक्षकों की भर्ती बेच दी थी, पुलिस की भर्ती बेच दी थी। आपने जल से लेकर जंगल जमीन सब कुछ बेच दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार तो इसलिए पहले तो आप सरकारी वैकेंसी नहीं निकालेंगे, और जो वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें 5 साल का संविदा का प्रावधान रख देंगे। अगर मान लीजिए सपा ने कुछ गलत किया तो आप उसमें सुधार करेंगे। यार इतना लंबा एक्सपेरिमेंट करने का विचार कर रहे हैं कि जिससे तो कई लोग, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हैं, डिबेट में उनको बुलाते हैं। अरुण भाई आ रहा हूं, आरबी उपाध्याय जी से समझेंगे कि आरबी जी देखिए, जिस तरीके से अभी हमने भी देखा था, अभी मैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चला गया था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मम्मी की तबीयत खराब, मैं वहां पे गया, और आप समझ लीजिए कि उस वक्त मैं नहीं बताया था कि मैं एक पत्रकार हूं। मुझे ये था कि भाई मम्मी को दिखाना है, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर, हमको दौड़ना पड़ गया। वो जो नर्स थे, जो बापू जो वहां पे जो पर्ची काटते हैं, वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो बहुत बड़े खुदा हो, और हम उनके पास जाके बहुत बड़ा अपराध कर चुके हैं। वो भाई, वो उनको सैलरी मिलती है इसीलिए कि आप हमारा बिल बनाएंगे, पर्ची काटे, नंबर लगाएंगे, लेकिन वो ऐसे ट्रीट करते हैं। और 1 बजे काउंटर बंद कर देने, भाई 1 बजे के बाद 3 बजे आइएगा।
देखिए, तो इस व्यवस्था में सुधार के लिए अगर ये सरकार कुछ ऐसा विचार कर रही है कि पहले हम मूल्यांकन करेंगे फिर इनको परमानेंट करेंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ क्या खामियां नजर आ रही हैं और क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं अंजनी जी। एक हाँ। पहलू जो आप बता रहे थे हाँ। कि सरकारी, चाहे वो बाबू है या सरकारी अधिकारी है या फिर सरकारी कर्मचारी है, वर्किंग कल्चर का फर्क आ जाता है। देखिए, हाँ। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहां सैलरी प्राइवेट अस्पताल जो होते हैं उनसे ज्यादा मिलती है। हाँ। लेकिन वर्किंग कल्चर उस तरह का है कि वो कोई आपको तवज्जो नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है, और वो कहता है अब तो सरकारी नौकरियां मेरा क्या कर लेंगे, ज्यादा सस्पेंड कर देंगे, आधी सैलरी मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं भी ट्रांसफर कर देंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे आप मेरा। हाँ। तो वर्किंग कल्चर बदल जाता है। देखिए, इंडियन रेलवे मेट्रो मेट्रो में आप देखेंगे साफ सफाई, इंडियन रेलवे में चले जाइए तो वहां देखेंगे कि वही कचरा और वो सब चीजें। तो वो देखिए, वर्किंग कल्चर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपना सुधारना होगा। हाँ। और इसी का जो परिणाम है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकारों का ध्यान गया। मैं एक नेफेड के सीएमडी से बात कर रहा था, वो करेंगे देखिए सरकारी जो हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो एक कमरा साफ नहीं करता, झाड़ू नहीं लगाता, और जब हमने उसे आउटसोर्स कर देते हैं तो वहां सैलरी कम मिलती है। देखिए, जो प्राइवेट वाला सैलरी कम दे रहा है, लेकिन हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन होंगी, वर्क भी ज्यादा होगा और प्रॉपर तरीके से होगा। तो ये माइंड सेट है ना, चाहे वो प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक की तुलना कर लें, प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल की तुलना कर लें, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की तुलना कर लें, तो वो तुलना में ना, जब जनता तुलना करती है, दोनों का कंपैरिजन करती है जैसे आपने किया, तो वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो सिक्के का एक पहलू ये है कि वर्किंग कल्चर चेंज होना चाहिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, शोषण। वर्किंग कल्चर बदले लेकिन शोषण न हो। हाँ। देखिए, 5 साल आप उसको संविदा पर रखेंगे, आपको पसंद आया, ठीक है, नहीं आपने बाहर कर दिया। अरे भाई, आप जनता की सेवा के लिए जो भी राजनीतिक लोग आते हैं, मुझे बता दें भी, माँ बाप की सेवा करते हैं कोई पैसा लेते हैं? भाई, मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं कोई पैसा लेते हैं? और फिर ये जो भी नेता लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये अपने आप में सुधार क्यों नहीं लाते कि भी आप जनता के सेवक बनकर जनता से वोट लेते हैं और फिर आप मोटे भत्ते लेते हैं, सैलरी लेते हैं, मुफ्त आवास लेते हैं, खाने के लिए एरोप्लेन? क्यों भाई? वहां भी सुधार की जरूरत है। अगर सुधार करना है समग्र रूप में करना है, ये नहीं है कि मजदूर है, किसान है, इसका गला दबा दीजिए आप और अपने आप ऐश करिए, तो ये भी नहीं चलेगा। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। देखिए, आप 6 महीने कौन आकलन करेगा? वो अधिकारी आकलन करेगा। और अधिकारी में भी आप देखेंगे, अंजनी, मैं आपके चैनल पर नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कहूंगा कि जो अयोग्य है, मैं देख रहा हूं कि मान लीजिए जल निगम है, वहां आईएएस है, और दूसरा एक सरकारी जो विभाग है वहां उसकी कौन लिखता है? सीआर लिखता है, वो 5वीं पास। अरे भाई, आईएएस आपने किया नहीं, आईएएस की आपको पता नहीं क्या वर्किंग है, किस तरीके से काम होता है उसका, लेकिन उसकी सीआर कौन लिखेगा? वो 5वीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, और वो वहां उसका वो होगा, वो उसकी सीआर लिखेगा। सिस्टम को चेंज, हर वर्किंग कल्चर बदलना है तो सिस्टम बदलना होगा। तो रिफॉर्म की जरूरत सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर ही जरूरत नहीं है। हाँ। वो नेताओं के ऊपर भी जरूरत है। और देखिए, इलेक्शन में भी रिफॉर्म की जरूरत है। आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, भाई लिमिट है आपकी 200 रुपए की, आप कर रहे हैं 2000 रुपए खर्च, कहां से आ रहा है पैसा? तो भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार कहां से आता है? जब ये करोड़ों रुपए वही नेता खर्च करता है। आम आदमी की भागीदारी सत्ता में आज क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है। गरीब आदमी, किसान की जेब में पैसा नहीं है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जो गरीब है, मजदूर है, वो इलेक्शन में न तो पॉलिटिकल पार्टी टिकट देगी उसे, और न वो इलेक्शन लड़ पाएगा। अगर टिकट दे दी तो हारेगा, डेफिनेटली हारेगा, वो कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। तो बहुत जगह जरूरत है। हाँ। सिर्फ यही चुन लेना कि भी कर्मचारियों को 5 साल संविदा पर रखेंगे, उसके तरीके दूसरे भी हो सकते हैं। हाँ। कोई यही जरूरी नहीं है। हाँ। देखिए, मान लीजिए आपकी अपर एज लिमिट 30 है, 30 साल की नौकरी, 30 साल की एज मुझे नौकरी मिल गई तो मैं खुश हो गया, चलो मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड हो गया। लेकिन क्या सिक्योर्ड रहा? 5 साल में कितनी चमचागिरी करनी पड़ेगी, कितना मुझे वो झेलना पड़ेगा, क्या मैं मेंटली और फिजिकली फिट रह पाऊंगा कि मैं उस डिपार्टमेंट में काम करूं, या जो मेरा बॉस है मैं उसकी सेवा करूं, क्योंकि मेरी नौकरी उसी के हाथ में, 5 साल में वो कब मुझे बाहर कर देगा। तो ये अनसर्टेनिटी। अरुण जी, देखिए, ये एक चिंता की बात जिसको शौकत भाई ने उठाया, और ये चिंता लगभग सारे युवाओं की है और सबकी है। हालांकि अभी आप लोग उस पर विचार कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन जो जिस हिसाब से पूरे यूपी में चर्चा हो रही, लोग डरे हुए हैं कि भाई अगर 5 साल तक आप मूल्यांकन करेंगे, मैं इसी मीडिया हाउस में यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरे कुछ विरोधी नहीं, भाई अंजनी तो इसको भगाना है, तो 10 लोग मिलके मेरे भाई ये बुलेटिन सही नहीं करता है, ये लिखता नहीं, ये पढ़ता नहीं, तो हर बार कुछ ना कुछ करके वो तो मुझे बाहर कर ही देंगे, और जो उनके चाहते होंगे उनको अंदर ला देंगे। तो ये व्यवस्था तो
वहां भी हो सकती है और इस बात का खतरा है? सरकारी तंत्र को जो सुधारने का आप बात कर रहे हैं, तो सरकारी तंत्र में ही रह के आप सुधारने की बात कर रहे हैं, जो जिनके ऊपर मूल्यांकन की जिम्मेदारी होगी उनको कौन सुधारेगा? उन पे कितना भरोसा किया जाए? अरुण जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न अंजनी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। लेकिन पहली बात की सरकार अभी इस पे विचार कर रही है कि होगा कि नहीं होगा। एक अलग, अगर ऐसा होता है तो देखिए इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 5 साल पे एक परीक्षा करने का, सिर्फ एक मूल्यांकन करके निर्णय लेने का व्यवस्था नहीं। इसमें है कि प्रत्येक 6 माह पे जैसे CCE जानते होंगे, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके आधार पे प्रत्येक 6 माह पे जो है एक उनका एक मूल्यांकन होने की व्यवस्था है। इसमें कि मूल्यांकन होगा, अगर उनका ग्रेस कम होता है, ग्रेड गड़बड़ होता है, उनको एक होगा कि भाई सुधार करें, आप अपना काम करें, अपने काम में सुधार लाएं। इस तरीके के 5 साल यानी 10 अवसर उनके पास होंगे। और नो डाउट किसी से बीमार हो गया आपने या किसी तरह की कोई कंडीशन हुई, उसमें उसका अगर उसका वर्क रिकॉर्ड जो है थोड़ा गड़बड़ है या कुछ है, तो 1 बार 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो लोगों की आशंका है, जो सरकारी अधिकारी होंगे, उसी ऑफिस के जो लोग होंगे, उसमें एक शोषण वाला जो मामला है, सरकारी तंत्र में फिर शोषण हो जाएगा। जो काम करने वाला है उसको लोग काम करवाते ही रहेंगे, और जो किसी अधिकारी का चहेता होगा वो तो मस्ती करेगा, उसको तो नंबर मिल ही जाएगा। ये एक डर है। देखिए मैं एकदम स्पष्ट कर दूं आपको जी कि अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो जी किसी एक व्यक्ति इसमें सुपर पावर नहीं होगा, सुपर बॉस नहीं होगा कि वो इस आधार पे पक्षपात करके किसी के जीवन को खराब कर दे, किसी का कैरियर खा जाए। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई एक जो है व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में प्रावधान होगा कि हर व्यक्ति के ऊपर एक कोई देखने वाला होगा कि कितना निष्पक्ष इनका इवैल्यूएशन है, कितना पक्षपातपूर्ण है। तो इसका किसी भी गारंटी देता हूं कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो उसका कोई शिकार नहीं होगा। इसमें डर किसी भी आर्मी उपाध्याय जी, आपको पॉइंट नजर आया? देखिए चौबे जी, एक सिस्टम है, सरकारी नौकरी कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती है। उसके लिए फिजिकल, रिटेन, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं ना। उन प्रक्रियाओं में सुधार लाके हम ये देख सकते हैं कि भी ये नहीं है कि 5 साल, एक तो उसने इतनी मेहनत की, किसी ने वो कंपटीशन में ठीक है, उसने फिजिकल में और रिटेन में सारा क्वालिफाई करने के बाद वो आता है, तो उसकी और फिर 5 साल और दोबारा वो होगी, तो वो पहला टेस्ट खत्म कर दीजिए। कहीं ये चीजें गले नहीं उतर रही हैं, और वो युवाओं को जो लग रहा है अनसर्टेनिटी, वो लग रहा है कि हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। 5 साल हमसे नौकरी कराएंगे और आखिरी 5 साल हम बाहर कर देंगे, उन्होंने कहा जाइए दूसरे लोग आ जाएंगे। तो सरकार को भी एक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों। लेकिन देखिए अरुण जी, सवाल ये भी है कि अभी वर्तमान में जो बाबू जिनके ऊपर घूसखोरी और कामचोरी का आरोप लग रहा है, तो पहले आप उन बाबुओं को सुधारिए, उस तंत्र को सुधारिए। उनकी सजा नए कर्मचारी क्यों भुगतेंगे कि भाई अगर उन्होंने घुसखोरी किया, उन्होंने कामचोरी किया, तो अब जो नए भर्ती होंगे आप उनको सजा देने, पहले उन्होंने गलती किया है, ऐसा उन्होंने किया था, उससे उदाहरण लेते हुए हम तुमको पहले सुधारेंगे। तुम पहले 5 साल हर 6 महीने पर परीक्षा दो, फिर पास हो गए 5 साल बाद, तब हम तुमको आगे परमानेंट करेंगे, नहीं तो तुम संविदा पे रहोगे, कोई सरकारी तुमको टीए डीए सब कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अंजनी जी और उपाध्याय जी, मैं अब दोनों लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यवस्था में आई हुई गड़बड़ी, व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को दूर करने के लिए ही लाई जाती है। और यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि अगर कोई व्यवस्था में गड़बड़ी आ गई है, उसमें भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, तो उसको दूर करने के लिए कोई जो है सार्थक कदम उठाया जाना चाहिए। अगर ऐसा जो जिसके लिए हम लोग बैठे हैं इस व्यवस्था के लिए, अगर ऐसा होने का देखिए अगर कोई प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पे इसका उद्देश्य एक जनता के अनुकूल, जनता के लिए हितैषी, जनता के लिए सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करना होगा, न कि उसी जनता शौकत भाई छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर हमको ब्रेक लेना है। शौकत भाई छोटा सा रिएक्शन दीजिए, एक हमको ब्रेक लेना। वो कह रहे हैं भाई एक सतत प्रक्रिया है और उसमें अभी तो विचार किया जा रहा है। इसमें अगर जिस तरीके से डिबेट में तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, सरकार भी सुन रही होगी, भाई 5 साल हो सकता है इसमें कुछ और सुधार किया जाए। तो जो सरकारी तंत्र है, जो बाबू वाली व्यवस्था है, इसमें सुधार की गुंजाइश तो है। तो क्या जो अभी तर्क अरुण जी दे रहे हैं उससे सहमत आप नजर आ रहे हैं? अंजनी भाई, इससे पहले पूर्व में गुजरात में भी इसी तरीके की प्रक्रिया लागू, हाईकोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी, फिर बाद में उसका नाम बदलकर कुछ और कर लिया गया और नौकरी देने का काम किया गया। लेकिन मैं इनके माध्यम से जानना चाहता हूं, वहां कितनी नौकरियां मिल गई आज? यही प्रक्रिया वहां भी है। ऐसा ही गुजरात में भी इसी तरह इन लोगों ने एक प्रक्रिया बनाई थी और उसके तहत नौकरियां देने का काम करने का बात कही थी। मैं जानना चाहता हूं कि
आज गुजरात में कितनी नौकरियां दे दी जो उत्तर प्रदेश में आप लागू करना चाहते हैं। हाँ। गुजरात में भी जो स्थिति आ रहा हूं अरुण जी, ब्रेक के बाद आप जवाब नोट कर लीजिए, जवाब लेंगे। प्रदेश में भी होने जा रही, प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है उसका डर जायज है। वो हाँ। कहता है कि अगर आप सरकारी तंत्र के लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपने एक प्रक्रिया निकाली रिटायर कर देंगे, आप रिटायर करके हमको दे दीजिए जिम्मेदारी, हम करके दिखाएंगे। अरे उनको आप नौकरी तो दीजिए, जो वैकेंसियां खाली उनको भरने का तो काम करिए। जो वैकेंसियां खाली वो आज तक भरी नहीं है प्रदेश में, और आप उनको संविदा पे रखने की बात। ठीक है सर, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया है कि आपने गुजरात का उदाहरण दिया है। एक ब्रेक लिए रुकेंगे सर, एक ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम गुजरात की जो व्यवस्था थी उसको भी आर्मी उपाध्याय से समझेंगे और चौबे जी भी समझेंगे। भाई गुजरात में भी आपकी सरकार थी, वहां पर भी 5 साल संविदा वाली व्यवस्था थी, वो मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो वहां पर यह व्यवस्था कितनी सफल हुई जो आप यूपी में इसको लाने की विचार कर रहे हैं, इस पर भी हम समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। राजनीति, समाज, शहर, गांव, यूपी है देश की शान। आप हैं यूपी की जान और हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली में यूपी भवन में नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम नए अंदाज में। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। झूठ की परता ਨੂੰ खोलकर ਅਸੀਂ सच ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचावांगे। लोकतंत्र ਦਾ चौथा स्तंभ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ तथ्य ही विखावांगे, क्योंकि ਸਾਡੇ ਲਈ सब तो पहला राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। फेसबुक ते साडे नाल बनन लई पेज नु लाइक करें ते कमेंट करें ते शेयर करना ना भुल्लें। ट्विटर ते भी तुसी सानू फॉलो कर सकते हो, नाले यूट्यूब चैनल ते सब्सक्राइब करें ते बेल आइकन नु दबाना ना भुल्लें। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरअसल हम लोगों ने कुछ समय पहले से एक बात की शुरुआत की थी कि भाई आज के डिबेट किस मुद्दे पर की जाए, और उस पर आप लोगों से राय मांगते थे। उस पर जो सबसे ज्यादा राय आई थी वो बेरोजगारी पे आई थी। तो ये माना जा रहा है कि भाई सरकारी नौकरी, जैसा कि शौकत भाई ने भी कहा कि सरकारी नौकरी हर परिवार का, हर गार्जियन चाहता है उसका बेटा कम से कम सरकारी नौकरी करे। ये नहीं कि भाई प्राइवेट में आए तो 6 महीने साल भर बाद उसकी नौकरी जाती रहती है, छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। तो कम से कम एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो कुछ समय के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। तो सरकारी वैकेंसियां अभी फिलहाल आपको बताएं कि पेंडिंग पड़ी हुई, भर्तियां अभी हो नहीं रही हैं। करीब हजारों पद खाली हैं हर विभाग में, चाहे शिक्षा हो, रेलवे हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, हर विभाग में अभी सरकारी वैकेंसी खाली है। लेकिन अभी जो समूह ग और घ की भर्ती की बात सामने आ रही है उसमें कुछ सुधार किया जाए, और सुधार यह है कि 5 साल तक इन लोगों को पहले संविदा पे रखा जाएगा। और इस तरह का एक बार प्रयोग गुजरात में हो चुका है। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें कहा कि भाई इसमें आप मूल्यांकन करिए। इसके बाद फिर क्या हुआ, हालांकि वो अभी तक सामने आ नहीं पाया। लेकिन अब जब यूपी में इस तरह की कवायद की जा रही है, हालांकि आर के तिवारी जो मुख्य सचिव, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई सरकार हर व्यवस्था में बदलाव के लिए विचार करती है, ऐसा विचार किया जा रहा है। ये व्यवस्था अभी लागू नहीं किया गया है, इस पर विचार किया जा रहा है, इसमें और सुधार होने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन अब अरुण जी, अब आप देखिए सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, और जो सरकारी नौकरी आप देने वाले हैं, जैसा कि लगभग 58,859 समूह ग
ख में और ग में लगभग 8,17,000 इतनी वैकेंसियां हैं। और ऐसे में अगर आप ये प्रणाली लाने की बात कर रहे हैं तब आप समझिए तो एक तरफ तो भाई नौकरी नहीं, और दूसरे जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद, लखनऊ, यहाँ वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में लोग तो तैयारी कर रहे हैं, वो सालों साल तैयारी करें। इसके बाद अगर समूह ग और घ की नौकरी मिल भी गई तो फिर 5 साल तक वो हर 6 महीने बाद तैयारी करें, यानी 4-5 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वहाँ जाके तैयारी किया, फिर 4-5 साल फिर नौकरी रहते हुए वो तैयारी करते रहेंगे और हर 6 महीने बाद परीक्षा देते रहेंगे। और उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि भाई ऑफिस को हो सकता है जो लोग अधिकारी हों जो उनके काम से खुश ना हो वो उनका शोषण भी कर सकते हैं। तो तमाम सारी ये 4 चीजें हैं। तो आप पहले बताइए कि भाई आपकी सरकार जब गुजरात में थी, ये मॉडल वहां पे था, तो क्या वो सफल मॉडल था? वहां पे कितना सफल हुआ था? देखिए अंजनी भाई, बिल्कुल सही बात है कि गुजरात में हम मॉडल लागू हुआ। हाँ। और गुजरात में लगातार 20 वर्ष से जनता का विश्वास सरकार ने जताना इस बात का प्रत्यक्ष सबूत है कि जनता ने इस बात को, इस व्यवस्था को स्वीकार किया, तभी एक के बाद एक लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत दे रही है और 20 वर्षों से सफलतापूर्वक गुजरात को विकास के पथ पे, ईमानदारी पूर्वक कार्य के पथ पे, शाश्वत मूल्यांकन के आधार पर सुधारवादी व्यवस्था के पथ पर, हाँ। और जो है जनता के प्रति जवाबदेह सरकार के माध्यम से लगातार ठीक है। अच्छा, इस पूरे डिबेट में देखिए एक आरबी उपाध्याय जी ने, वरिष्ठ पत्रकार है, समीक्षक है, शिक्षाविद भी हैं, उन्होंने एक अच्छा सुधार दिया कि भाई आप सरकारी तंत्र, जो सरकारी बाबू हैं, उनमें सुधार की प्रक्रिया के लिए 5 साल के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा और शौकत भाई भी ने कहा कि इन सरकारी तंत्र को चलाने की, सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, सरकार की है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो। आप जब सत्ता में आते सबसे पहले कहा कि भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा, तमाम सारे नियम कानून आप बनाए, लगा कि भाई अगर इसको आगे आप फॉलो करते हो सकता है कुछ सुधार आ जाए। तो आपने वहां पे तो सुधार किया नहीं, उसमें फिर क्या फॉलो आपने लिया नहीं। अब आपको लगा कि भाई चलो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो सलाह पहले यही कर देते हैं, नहीं यही कर देते हैं कि नहीं यही कर देते हैं कि पहले 5 साल इन्हीं का मूल्यांकन कर देते हैं। ऑब्जेक्शन है जी, नहीं अंजनी भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सी व्यवस्थाएं सुधार के क्रम में थी, लेकिन एक कोरोना के आने से आप भी जानते हैं कि विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हो गया, जिसमें कि बहुत सी चीजें, नहीं सर ये तो मार्च से हुआ है ना सर, ये मार्च से हुआ है। आपकी सरकार को लगभग 3.5 साल हो गया, ये तो मार्च से घटना हुई है, ये जो महामारी है जी। तो जो सुधार आप सरकारी तंत्र में कर रहे थे, बायोमेट्रिक की जो आपने व्यवस्था की थी, सारे लोगों ने तारीफ की थी कि भाई अब लग रहा है कुछ यूपी में सुधार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लग रहा है आपने फॉलो अप नहीं लिया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लंच 1 घंटे का होता है, लोग 3 घंटे लंच में बैठ रहे हैं, तो पहले आप उसको सुधार करते तो और बेहतर होता जी। जी मैं वही बता रहा हूं कि आपसे कि बायोमेट्रिक का जो कार्य चल रहा था, इसमें सबसे बड़ा बाधा जो है कोरोना बन गया, क्योंकि बायोमेट्रिक डॉक्टर्स ने कहा, आईसीएमआर का गाइडलाइन, WHO ने भी कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जो है कोरोना में सर ये अभी 6 महीने में हुआ ना, बाकी 3 साल में क्या आपने इससे कुछ सुधार किया, इससे कुछ सबक लिया? अंजनी जी, क्या कोई व्यवस्था एक दिन में लागू हो जाती? नहीं होती, उसको लागू करने में थोड़ा समय लगता है। 2.5 वर्षों में आप जो बात कर रहे हैं कि व्यवस्था की सुधार की, देखिए 3.5 वर्षों में जो पीसीएस का रिजल्ट 3.5 साल में, 3 साल में यूपी पीसीएस का आता था, लगभग 1.5 साल में दे रहे हैं। जो पीसीएस इन लोगों ने बेच दिया था, सुधार रहे हैं। ये कभी कोई नहीं कर सकता कि पैसा लेके किसी को नौकरी दी जा रही है, वो चाहे हायर हो, जीडीसी का हो नियुक्ति हो, माध्यमिक कॉलेज का नियुक्ति हो, महिला सिपाहियों की नियुक्ति हो या सिपाहियों की नियुक्ति हो, प्राइमरी टीचर की नियुक्ति हो। अगर देखिए, अगर इतनी ईमानदारी से आप परीक्षाएं करा रहे हैं तो हर परीक्षा कोर्ट में क्यों जा रही है? मुझे खुद याद आ रहा है, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही हो, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, कोई वैकेंसी आए सीधे हाई कोर्ट है बगल में, वहां लोग पहुंच जाते हैं। अभी भी आपके यहाँ भी जो लेखपाल की तमाम जो 58,000 शिक्षकों की वैकेंसी है, वो सारा मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सारी व्यवस्था अगर कोर्ट में, सारी वैकेंसी अगर कोर्ट में जाएगी तो लड़के तो एक बार पहले 5 साल 10 साल इलाहाबाद में तैयारी करें, इसके बाद कोर्ट में लड़ें। उसके लिए समाजवादी पार्टी और अब उसमें समाजवादी पार्टी कहां से आ गई? ये बता रहा हूँ सर, इसलिए जिम्मेदार ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं ये लोग जो है, जो विभाग में बाबू हैं, जो विभाग में कुछ लोग हैं, इनके लोग, उनके माध्यम से लोग पेपर लीक करवाते हैं। उसके और आप देख चुके हैं कि कई मामलों में वो पेपर लीक करवा रहे हैं, आप लोग बैठ के देख रहे हैं। शौकत भाई
आप लोग पेपर लीक करवा देते हो। बैठ के देख नहीं रहे हैं। हाँ। उनको जांच करा के जेल भेज रहे हैं। हाँ। वो जेल जा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या? आप देखिए कि जितने परीक्षा सर, उन जितने बच्चों का प्रश्न क्या? पत्र वो लीक तो हुए हैं, कोर्ट कचहरी के अंजनी चक्कर लगा भाई, रहे हैं। जितने प्रश्न पत्र लीक आप हुए हैं, जांच करवाइए, उनमें वो कोर्ट के चक्कर लगाएं। और वो माँ बाप जो जैसे तैसे लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर दूसरे अपने बच्चों को भेजते हैं 2,000 रुपया अपना गेहूं चावल बेच के, तो वो फिर कोर्ट कचहरी करते रहे। फिर शौकत जी देखिए, ये व्यवस्था आपकी सरकार में भी थी, चाहे बीएसपी की सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो, ये व्यवस्था वहां होती रहती है। हमने देखा है कि वहां पर जो सरकारी नौकरियां होती हैं, चाहे लेखपाल की हो, समूह ग, इन नौकरियों में ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि बिना पैसा लिए मामला होता नहीं, या अगर कहीं कुछ घपला हुआ तो सीधे लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सालों साल मामला चलता रहता है। मुझे याद है हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो दरोगा की वैकेंसी आई थी। वो दरोगा की वैकेंसी करीब 10 साल में क्लियर हुई, और कोर्ट। अरे कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम तैयारी भी करें फिर कोर्ट में भी जाएं। सरकारें बदलती गई, इस दौरान बीएसपी, एसपी और अब बीजेपी, सारी सरकारें आ जाती हैं। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी शौकत जी? देखिए अंजनी भाई, हाँ, विशेष पे कुछ चीजें नहीं कही जा सकती। हाँ। कुछ व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार ने यदि कोई काम गलत किया है तो वो कोर्ट जा सकता है। हाँ। वो स्वतंत्र होता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। उसे लगता है कि सरकार के माध्यम से इसमें कुछ धांधली हुई या कुछ गलत हुआ तो हो जा सकता है, वो स्वतंत्र है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन समस्या यहाँ आ खड़ी कि आज जब इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी का स्तर भारत प्रदेश में क्या है, देश में क्या है, आप बताया गया है रिपोर्ट के माध्यम से, तब आप कहते हैं कि हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मतलब आप समझने का प्रयास करिए। जब हम रिपोर्ट देके कह रहा है, रिपोर्ट देके कहा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी का स्तर है, तब कहा जाता है कि हम रोजगार देने का काम करें। और रोजगार कैसा देने का काम करें? उस पे ऐसा रोजगार जिसका भरोसा ही नहीं, जिसपे बार बार टॉर्चर होगा, जिसपे बार बार अत्याचार होगा, जिसपे बार बार शोषण होगा, उसे आप रोजगार कह रहे हैं, उसे आप ये शोषण नहीं होगा। आप लोग डर फैला रहे हैं सर, डर नहीं आप है, लोग डर फैला रहे हैं। इसे इसमें किसी को भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, एकदम गलत है। आप लोग इसके पहले सीए पर आप लोग डर फैलाए, इसके पहले आप लोग जो है अन्य नियम आते हैं उन पे डर फैलाते हैं। अब आप लोग इस पे डर फैला रहे हैं। इसके पहले आप लोग राम मंदिर पे डर फैलाते थे, इसके पहले आप लोग यूनिवर्सल सिविल कोड पे डर फैलाते थे। आप लोग सिर्फ और पूछ रहा है, आप लोग समाज में सिर्फ और सिर्फ डर फैलाते हैं। आप लोगों का काम है कि समाज में डर फैलाना, आरवी आ रहे हैं सर, फैलाना, समाज को बांटना, ये लोग का काम है सर। आप लोग का कि प्रत्येक वर्ष हमारे नौकरी समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके सरकार कि के अभी ये व्यवस्था आई नहीं और आप लोग जो है बेवजह सड़क पे उतर के डर फैलाना किस आधार पर शुरू कर दिए? क्या ये बता दीजिए कि काम करना, बताइए, किसी भी व्यक्ति को जनता के जवाबदेह बनाना, कब से डर फैलाना हो गया? आप मुझे बताइए, आप वेतन लेंगे, वेतन के बदले काम क्यों नहीं करेंगे? ठीक, अब हम आरवी उपाध्याय जी को लाते हैं डिबेट में। उपाध्याय जी देखिए, दोनों हमने सारी सरकारों का जिक्र कर दिया कि हम लोग भी सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए थे तैयारी ही करने, और हमारे यहाँ पूर्वांचल और यूपी में कहा जाता है कि पूरब का एक्सपोर्ट हम लोग जाके तैयारी करते हैं, नहीं आईएएस कम से कम समूह घर क्लर्क बन जाए, ये होता है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो उस बार दरोगा वाली वैकेंसी आई थी, मुझे याद है पूरे 10 साल बाद क्लियर हुई थी, और अभी फिलहाल 10 साल से ट्रेंड हो गया कि कोई भी वैकेंसी आती है वो सीधे कोर्ट में जाती है। थोड़ा सा किसी को लगता है भाई मेरे हिसाब से नहीं हुआ, कोर्ट चला जाता है। तो वैकेंसियां क्लियर हो ही नहीं रही हैं, चाहे वो एसपी की सरकार रही हो, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। और ऐसे में एक नई व्यवस्था सुधार की जो बात ये सोच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकारें किसी की भी रही हो, यूपी में कोई वैकेंसी विवाद के बगैर क्लियर होती ही नहीं है। और ऐसी कोई वैकेंसी हमने तो भी फिलहाल 15 साल में बहुत कम देखा जो बिना कोर्ट के माध्यम से संपन्न हो गई हो। देखिए, विडंबना है इस देश की अंजनी जी, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग अपने आप को युवा जो है ठगा महसूस करते हैं। हाँ। करोड़ों रुपए की किसी का, जैसे मान लीजिए रेलवे की परीक्षा हुई, 500-500 रुपए में फॉर्म भरे जाएंगे, हाँ। करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा, हो गया, और या फिर उसके बाद वो परीक्षा कब होगी ये टलता रहेगा। चलिए परीक्षा भी हो गई, फिर उसका परिणाम कब आएगा वो भी साल 2 साल, कब कितने, कोई सर्टेनिटी, कोई टाइम बाउंड। देखिए, एक तरफ आप बात करते हैं कि नहीं जो सरकारी बाबू है इसका वर्किंग कल्चर बदलना है, तो देखिए वर्किंग कल्चर में यहीं से शुरू हो जाता है कि आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए फॉर्म बेच के, और वो ठीक है उसने फॉर्म में अप्लाई किया, एग्जाम कब होगा कुछ पता नहीं, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा कोई पता नहीं, खुदा न खास्ता रिजल्ट आ भी गया, दर्शक बहुत अच्छी तरह समझता है, उसको आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। यानी सरकार की मानसिकता देखिए कि आज आपने रेलवे का बाबू का ठीक है वो रिजल्ट हो गया, अब धक्के खा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, और एक दिन नहीं है,
अब जी। किसी को 1 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं है। हाँ। क्या मजाक बना रखा है तंत्र का। सबसे बड़ा मजाक तो मैं कहूंगा हाँ। कि जो हमारा प्रबंधन है उसी का है, और प्रबंधन ही फिर एक नया नकुला लाके आता है कि भी नहीं 5 साल हम संविदा पे रखेंगे। अरे भाई पहले ही टेस्ट क्वालिफाई करता है वो, हाँ। उसका आप इंटरव्यू लेते हैं जी। देखिए 2 चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी गर्दन तो कभी भी मरोड़ी जा सकती है, चाहे वो किसान नहीं है, सर, चाहे एक वो- अच्छी शुरुआत इन लोगों ने की थी कि जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात आई थी कि भाई सरकारी तंत्र को सुधारा जाएगा, अगर उसी प्रक्रिया को जाकर सुधारते तो आज ये नौबत नहीं आती कि जो बाबू काम चोरी कर रहे हैं या घुसखोरी कर रहे हैं वो तो वहीं सुधार हो जाता, तो फिर नए बच्चों को परेशानी करने की जरूरत ही नहीं होती अगर अंजनी- उसको सुधार देते तो। अंजनी जी, हाँ। दिक्कत कहाँ आती है? हाँ। जब किसी भी चीज का राजनीतिकरण हो जाता है। हाँ। मान लीजिए एक सरकार आ गई, मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर उसके वर्करों को छूट है। अच्छा। लेकिन जो भी उसको बिलोंग करते हैं उनको पोस्टिंग अच्छी मिलेंगी, उनको और सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो काम करें न करें। जब एक व्यक्ति, एक सरकार उसको प्राश्रय देगी तो दूसरा कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है। तो उसका एक ही रीजन नहीं होता कि 5 साल, यही इलाज नहीं है कि भी 5 साल संविदा पे रखेंगे आप उसको। हाँ। उसको ऐसे भी पॉजिटिव वे में कर सकते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसको प्रमोशन दे देंगे 6 महीने के अंदर, उसकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट दे देंगे, तो एक प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कहीं, तो वो ज्यादा बेटर वे में कहीं ना कहीं जाएगी। और वैसे भी दर्शक समझ रहा है, युवा भी समझ रहा है कि नौकरियां हैं कहां। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अभी भारत पेट्रोलियम बिक रहा है, यानी जो सरकारी उपक्रम है वो धीरे धीरे प्राइवेट होते चले जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में चले। तो आज नौकरियां कहां हैं? और कोई भी सरकार एक्चुअल में देखिए रिक्त पदों को भरने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं नहीं भाई बर्डन बढ़ जाएगा। इसके पीछे भी लॉकुना ये है कि 5 साल संविदा पर हमें इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जितनी हम सैलरी पे करते हैं, जो बेनिफिट है। तो देखिए अगर बचत ही करनी है आपको, तो बचत टॉप टू बॉटम। मैंने फिर वही कहा था कि मान लीजिए अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, इनकी सैलरी से अच्छा लगा कि भी कुछ 30% या 40% कट रही सैलरी, कुछ कटिंग की। तो देखिए पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। भाई मैं एमएलए की पेंशन लूंगा, एमपी हो जाऊंगा तो पेंशन लूंगा, क्यों? मैं अपना महंगाई भत्ते बढ़ा लूंगा, खुद तय कर लूंगा, और कोई संसद में उसका विरोध नहीं होगा, आरटीआई के दायरे में मैं नहीं आऊंगा। तो भ्रष्टाचार कहां से फैला? भ्रष्टाचार का जनक तो वही है। और वहां जब तक सुधार नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अंदर गलेबान में नहीं झांकेंगी, आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी, सूचना की पारदर्शिता नहीं होगी, तो ये चीजें बढ़ेंगी। और देखिए भ्रष्टाचार वहीं से फैला कि भी मैं मिनिस्टर हो गया, अब मैंने भी ठीक है पैसा कमाना है, होड़ है, बड़ा क्लियर है कि मलाईदार भाग बिना मलाईदार तो वो जो होड़ है वो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अच्छा, एक चीज हमने देखा है क्या सर, हमने बीएसपी और सपा दोनों को राज्य में, अब बीजेपी का भी देखा है, मुझे लगता है कि कमाई का सबसे अच्छा जरिया हो गया क्या सरकारी नौकरी लाना, कि जब भी कोई सरकारी वैकेंसी आती है, सरकारें जो हैं, हालांकि ये अभी राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी इसे कोई सरकारी वैकेंसी आती है, मुझे लगता है कि सरकारों की बाहें खिल जाती हैं, भाई अब तो कमाई का जरिया हमको मिल गया है। हमने तो कुछ सरकारों को ऐसा देखा जहां पर खुला रेट चलता था कि आपको लेखपाल बनना है तो 20,000 रुपया, सिपाही बनना है तो 10 लाख रुपया, दरोगा बनना है तो 25 लाख रुपया, लोग खेत बेच के करते थे, बन जाते थे। तो ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें कैसे सुधार, कैसे सुधार होगा? मैं वही कह रहा हूं कि देखिए पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है जी। पानी कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है, पानी का साइंस है एक्चुअली। हाँ। तो भ्रष्टाचार का साइंस है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है, नहीं जाता। अगर मान लीजिए मैं ईमानदार हूं तो हो नहीं सकता कि मेरा पियोन या मेरा बाबू कहीं रिश्वत ले ले या भ्रष्टाचार कर दे। उसे डर होगा कि मेरा साहब ईमानदार है, और ईमानदार है तो मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर भ्रष्टाचार करूंगा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। है क्या, वहां तो एक टारगेट दिया जाता है कि भी आप वहां पर हैं, इतना पैसा इकट्ठा करके देंगे, एक थाने से भी इतने पैसे हैं, आपको वहां उस थाने में लगाया जा रहा है, और उस थाने से इतना पैसा आपको वसूल करके लाना है, और इतना पैसा ऊपर तक देना है। बड़ा साफ कहते हैं, आप बात करिए सरकारी विभागों में जाके, वो कहते हैं जी हम क्या करें, भी ऊपर भी पैसा देना पड़ता है, कहां से लेके आए, हमें तनख्वाह इतनी मिलती है। अब देखिए शौकत जी, अरुण जी, बड़ी बात बोल दी आरबी उपाध्याय जी ने। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब सुधार की प्रक्रिया आप सरकारी तंत्र में कर रहे हैं तो सरकारी व्यवस्था में भी, सरकार में भी, और हमारे राजनीतिक दलों में भी सुधार की जरूरत होगी। अब एक व्यवस्था ये भी आ रही थी कि भाई 50 साल के बाद जो अनफिट होंगे उनको रिटायर दे दिया जाएगा, और इसके बाद हो रहा है कि अभी जो जितनी भी जो अभी 2000 के बाद से वैकेंसियां हो रही उसमें कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो पहली बात यह है कि जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि भाई आपके जो सांसद है, विधायक हैं,
वो पेंशन लेंगे, लेकिन बाकी जो सरकारी कर्मचारी वो पेंशन नहीं लेंगे। जो 50 साल के बाद अनफिट है उनको आप जो है कह दें आप रिटायरमेंट ले लो, और आप लोग 90 साल तक चुनाव लड़ते रहोगे। तो क्या 90 साल में 70 साल में, अच्छा हमने तो ये देखा आरबी उपाध्याय सर कि 55 साल के जो लोग होते हैं राजनीति में उनको युवा नेता कहा जाता है। 55 से 60 साल को लोग बोलते हैं ये युवा नेता है। तो दो पैरामीटर जी, कैसे हो तो सकते यही हैं बेहतर है समाज कि अगर 55 से 60 साल राजनीति वाले युवा होंगे और जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो वही बुजुर्ग हो जाएंगे, उनको रिटायरमेंट कर देंगे। अरुण जी और शौकत जी, ये कैसे चलेगा? में? दो पैरामीटर। हाँ अरुण जी पहले आप, शौकत जी इसके बाद आप आएंगे। पहले अरुण जी आप बोलिए, क्योंकि केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है। अंजनी जी बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि जो 55 साल का व्यक्ति होगा हाँ। वो युवा नेता। तो आप देख लीजिए कि 55 साल के व्यक्ति को युवा नेता कौन दल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी 55 साल के व्यक्ति को युवा नेता नहीं कहती। वो अरे वही लोग कहते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे ना, जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उनको भी युवा दिलों की धड़कन ही बोला जा रहा था कि युवाओं के फेवरेट नेता युवा नेता। 2014 में आपके नरेंद्र मोदी जी भी युवा नेता ही कहे जाते थे। नरेंद्र मोदी जी है, यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि युवा को उनमें भरोसा है। तो वो युवा नेता हो सकते हैं 60 साल की उम्र में। चौबे जी नेता तो 70 साल की उम्र में भी अपने आप को युवा समझता है। फिर बताइए, युवा नेता होना और युवा दिलों की धड़कन होना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। नहीं उनको भी युवा नेता ही बोला जाता था जी। युवा नेता होना और युवा दिलों की धड़कन होना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, रही बात 55 साल और 60 साल की, तो ये जो इस पार्टी के जो युवराज 60-70 सालों के होंगे, अभी उनके पीछे जो समर्थक उनको युवा नेता कहते हैं वो समझे। आप हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एक बड़ा गंभीर सवाल किया, आप किसी युवराज के पास चले गए। आपकी पार्टी में भी तमाम ऐसे युवराज है जो 55-60 साल के हैं, युवा बनते हैं। नहीं, कोई नहीं है। हमारे यहाँ किसी 60 साल के व्यक्ति को युवा नेता नहीं कहा जाता। 60 साल के व्यक्ति को वरिष्ठ कहा जाता है, 60 साल के व्यक्ति को युवा नेता नहीं कहा जाता। और सारे नेता को रिटायर कर देती है बीजेपी। 55 साल बाद सारे नेताओं को रिटायर कर देती है बीजेपी। क्या रिटायर नहीं कर देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र नेता है जिसने माफ कीजिएगा पार्टी है जिसने कहा कि 70 साल या 75 साल से अधिक उम्र के जो लोग होंगे वो मार्गदर्शक मंडल में होंगे। और ज्यादातर अपने इस चीज को फॉलो किया है। इस चीज को अन्य राजनीतिक दलों को देखिए इसको लागू करना चाहिए। दो कैसे हो सकते हैं चौबे जी? ये तो आप अलग अलग पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं। उनके लिए आईना दिखा दिया है। सरकारी नौकरी के लिए अलग पैरामीटर है, जो राजनीति में अलग पैरामीटर है। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया जी को देखिए, जब ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। अभी हम शौकत भाई से भी सवाल करेंगे तो भी डिफेंसिव हो जाएंगे। शौकत भाई यही आपके पास भी आता, वही सवाल आपके पास भी रहेगा कि हालांकि अभी आप सरकार में नहीं हो, लेकिन ये व्यवस्था बनाने में आप लोग भी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हो कि भाई अगर 55 साल में सरकारी कर्मचारी 50 साल अगर अनफिट है तो उसको आप रिटायर कर दोगे और राजनीति में 70-80 साल तक आप लोग चुनाव लड़ते रहोगे। तो ये जो सुधार की प्रक्रिया है, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि जो सुधार की प्रक्रिया जो अपने सरकारी बाबुओं को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सिस्टम है भाई आप पेंशन नहीं देंगे तो पेंशन आप लोग भी मत लीजिए, आपके विधायक सांसद पेंशन मत लीजिए। जो भी व्यवस्था ऊपर से शुरू करिए तो हो सकता है सुधार हो। आप जो है अपने जितने नेता लोग हैं इस मुद्दे पर एक हो जाओगे और बाकी युवाओं को आप लोग भड़काओगे, भाई ये ऐसा हो जाएगा, भविष्य तुम्हारा कुछ नहीं है। युवा भड़केंगे, बजाय सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उस पर। लेकिन सारी पार्टियां जब पेंशन लेना होता है तो एक हो जाते हैं। अपने वेतन हफ्ते के लिए सब बढ़ा लेंगे, जी, आरटीआई के दायरे में सब मना कर देंगे, मैं भी नहीं आऊंगा। शौकत जी बोलिए। दोनों भाई हैं। शौकत जी बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा आप भी अपनी पार्टी की बात का 60%, आप सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। जी सर। सबसे ज्यादा युवाओं को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा युवा समाजवादी पार्टी में काम कर रहा और नेतृत्व कर रहा प्रदेश में। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, जिस मुद्दे पे आज डिबेट हो रही है, प्रदेश में रेलवे का निजीकरण, प्रदेश में कई संस्थानों का निजीकरण, जब सारी संस्थाओं का आप निजीकरण कर देंगे तो फिर नौकरियां किसमें देंगे? नहीं, ये जानना मेरा सवाल ये था कि सरकारी तंत्र में जो सुधार की बात आई थी उसमें समूह ग और घ के कर्मचारियों को सुधार कर रहे हैं, लेकिन आरबी उपाध्याय ने कहा कि सरकारी तंत्र सरकार से ही बनता है और सरकार में कभी आप रहते हैं कभी वो रहते हैं। आप लोग अपने लेवल पर सुधार क्यों नहीं करते हैं? पहले अब आप चले गए निजीकरण पे, उस पर हम कभी डिबेट कर लेंगे, लेकिन आज हम सरकारी तंत्र के सुधार के नाम पे जो व्यवस्था की प्लानिंग की जा रही है उस पर बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी ने कहा कि नहीं ठीक करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों की मंशा को भी देखना चाहिए कि सरकार के बाद ही सरकारी तंत्र आता है और उसमें सभी राजनीतिक दल हैं। आज आपकी सरकार है, कल उनकी सरकार होगी। तो ऐसे में शौकत भाई
क्यों ना ऐसा हो कि आप लोग अपने पेंशन को लेकर मना कर दें, बोले भैया हम सुधरेंगे फिर हमारे बाबू भी सुधर जाएंगे। एक एग्जाम्पल पेश करेंगे शौकत जी। शौकत जी। अन्य भाई जी, समाजवादी पार्टी जितनी अच्छी पहल करके राजनीति करती है, जितनी अच्छी बात रोजगार के लिए करती है, जितने अच्छे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अभी कल्पना भी नहीं करती। अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार तो हम नहीं कर सकते, हम प्रदेश को भेज तो नहीं सकते। आप जैसे लोक सेवा आयोग नहीं सर, आपने एक अच्छी बात कही कि जितनी अच्छी बात आप लोग कर लेते हो उतना बीजेपी नहीं कर पाएगी। बात में तो आप दोनों में कोई तोड़ नहीं है। आपने बना के जी। रखा था, उनका भाई राखी लेके मार रहा था, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में पीट रहा। हम आपके भ्रष्टाचार को झेले हैं। ने आपको विश्वास करके, प्रदेश की जनता ने आपको विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। हम कर रहे हैं सर, जिम्मेदारी हम काम कर रहे हैं। के पीछे हमने रोजगार दिया, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, क्या बात करते हैं? कर नहीं पा क्या रहे। अच्छा बात कर रहे हैं? अरुण जी पिछले 3 सालों में, अरुण जी शौकत भाई का मुंह बंद करिए, और कितने पिछले 3 सालों में कितनी सी सरकारी वैकेंसियां हैं जिसको आपने क्लियर कराया, कितनी रोजगार दिए पिछले 3 सालों में, वो आप बता दें तो शौकत भाई खुद ही शांत हो जाएंगे। आप शौकत भाई का मुंह बंद करिए, जवाब दीजिए कि पिछले 3 साल में कौन कौन सी वैकेंसियां थी जो बिना विवाद के क्लियर हुई हैं? बिना विवाद के 3 साल में कितनी वैकेंसियां क्लियर थी? एक एक करके मैं आपको सबका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आप गिनवा दीजिए शौकत भाई, आप नोट करिए। 5 साल में संगठित क्षेत्र में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। नहीं, सरकारी नौकरी हम बात करें, संगठित असंगठित छोड़िए, वो तो आंकड़ों खेल हम जानते हैं। अभी यूपी में सरकारी नौकरियां इतनी कैसी वैकेंसी, आज हम सरकारी नौकरी पे डिबेट कर रहे हैं, अलग अलग तो बता सरकारी वो कितनी वैकेंसी आपने क्लियर की? सरकारी नौकरी कितनी वैकेंसी क्लियर की बिना विवाद के? एक साल नई मिसाल के तहत 4 लाख नए रोजगार 65 विभिन्न विभागों में दिया गया है। अच्छा। 36,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों को दिया गया है। 18 से 24 घंटे बिजली दी गई है, जिससे कि रोजगार लोगों को मिल रहा है। 4 लाख 28,000 करोड़ का हमने सिर्फ ये कहा कि अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी वैकेंसी आई थी, मैं ही गिनवा देता हूँ सर, मैं ही गिनवा देता हूँ, आप उसको बताइएगा कि आप कैसे हुआ। 80 लाख गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया। हम तो आज सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, रोजगार दिया गया सर, आज तो हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, आज हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। इस देश में सरकारी तंत्र में सुधार की बात आप कर रहे हो, हम उसी पे बात कर रहे थे, कितनी वैकेंसियां क्लियर हुई? सरकारी नौकरी का ही मैं बता दूं कि 1947 से लेके, अरे हम 2017 से 2020 की बात कर रहे हैं, आप 47 में कहां चले गए सर? सर मैं एक डेटा तो ले लीजिए, 2017 से 2020 का डेटा दीजिए ना सर। शौकत भाई का मुंह बंद करिए, वो कह रहे कोई वैकेंसी आपने नहीं दिया, आप 47 में चले गए। अरे चौबे जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप कह रहे हैं फ्री बिजली दी, फ्री हमने राशन दे दिया, ये फ्री का फंडा छोड़िए, आप रोजगार दे दीजिए। रोजगार होगा, मेरी जेब में पैसा होगा, मेरी इनकम होगी, मैं अपना इलाज करा लूंगा, अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा, अपना मकान बना लूंगा। ये फ्री आप कटोरा हाथ ये जनता के हाथ में तो कटोरा थमा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसे अपने पैरों पे एक तरफ स्वावलंबी भारत की बात करते हैं, एक तरफ कटोरा थमाते हैं आप हाथ में। अरे आप रोजगार दे देंगे, मैं स्वावलंबी हो जाऊंगा, मैं अपना पेट करूंगा, अपने बच्चे पढ़ाऊंगा, अपना इलाज कराऊंगा, सब कुछ। ये नहीं है, और जनता इस बात को समझती है कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो रही है, और जब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा तो कैसे आप भारत बनाएंगे, वो कहीं एक ठीक है। शौकत भाई फाइनल कमेंट आपका। शौकत जी फाइनल कमेंट आपका। शौकत जी फाइनल कमेंट आपका। डिबेट के आखिरी पड़ाव पे आ गए, शौकत जी बोलिए। दावे जी, इनके जितने भी दावे हैं सारे के सारे आज कागज पे, कागज पे नहीं, जमीन पे है। आप बता दीजिए लखनऊ में कितने घंटे लाइट रहती है और आपके कार्यकाल में कितने लाइट रहती थी? पे जो आपके कार्यकाल में गाँव में 6 घंटा भी बिजली नहीं रहती। एक प्रोजेक्ट जो आप नाम बता दीजिए आप, नहीं है कोई प्रोजेक्ट आज। चलिए एक दूसरे से सवाल ही करते रहेंगे, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण चौबे जी, शौकत जी आपका, और आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। दरअसल चर्चा ये हो रही थी कि सरकारी नौकरी तो है नहीं, और जो सरकारी नौकरी लाने की बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि भैया हम संविदा पे रखेंगे आपको। पहले तो लड़का तैयारी करेगा, इसके बाद उसको नौकरी मिली तो हर 6 महीने बाद फिर वो परीक्षा देगा, और 5 साल बाद उसको निकालने की भी पूरी प्रावधान किया गया इसमें। लेकिन यहां पर जो सुधार की व्यवस्था थी, आज वरिष्ठ पत्रकार ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर आप सरकारी तंत्र में सुधार करना चाहते हो तो सरकार से लेके बाबू तक हर में सुधार करो ना भैया। आप अगर सरकारी नौकरी करने वालों की पेंशन बंद कर रहे हो तो विधायकों को भी पेंशन बंद करो,
अगर ऊपर से नीचे तक अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो सरकार से लेके सरकारी तंत्र तक हर में सुधार करना होगा, तभी होगा। नहीं वही होगा कि हम भाई बेरोजगार हैं, बेरोजगारी लेके थाली बजाते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे। और राजपथ इतना ही। नमस्कार।